गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज। ठीक है, मतलब इम्प्योरिटीज क्या होते हैं पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, है ना। एरर्स को के मेथड कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, है ना। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ना, सब पढ़ लिया। अब नया हम क्या पढ़ने वाले हैं? फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब तुम सभी जानते हो कि प्योर और इम्प्योर दो टर्म होते हैं, है ना। प्योर होते हैं वो क्या होता है पूरे तरीके से, जो जिसमें किसी भी तरह का कोई अशुद्धता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सबसे मतलब शुद्ध पदार्थ कहते हैं ना। वहीं इम्प्योर क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, जिसमें हर तरह की अशुद्धता हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योर। चलो ये तो हो गया कि लोकल लैंग्वेज में कि हम यहाँ पे क्या है कि मतलब कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया कि प्योर इम्प्योर, है ना। अब हम किस में पढ़ रहे हैं यहाँ पे? फार्मेसी में पढ़ रहे हैं ना। तो फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज जो होंगे मतलब कि अशुद्धता, वो अलग अलग होंगे। ठीक, अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें देखो क्या कहता है कि इट इज। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले एक कॉमन से सवाल कि कोई चीज क्या 100% प्योर हो सकता है? हो सकता है? उसमें कुछ ना सही, मतलब 0.1 की इम्प्योरिटी होगी, लेकिन होगी। ठीक है, कोई भी चीज जो होता है वो 100% प्योर नहीं होती। होती है मतलब 0.00001% की होगी, लेकिन इम्प्योरिटी होगी उस, है ना। कोई भी तुम किसी भी कोई भी चीज जब खरीदेगा तो उस पर लिखा होगा कि ये 100% प्योर, 99.9 लिखा होगा, है ना, कोई भी चीज में। तो ये आपका इम्प्योरिटी होता है क्या, वो जो 1% होगा। ठीक, बाकी तो सारे परसेंटेज क्या है, प्योर है। और जो वो थोड़ा सा इम्प्योरिटी होगा, ठीक, वो आप क्या कहोगे? इम्प्योरिटी कहोगे। अब इम्प्योरिटी को हम किस में पढ़ रहे हैं? फार्मेसी में। तो हम क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज कहते हैं। ठीक, तो कहता है कि इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू हैव एब्सोल्यूट प्योर केमिकल कंपाउंड। ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई भी केमिकल पूरी तरीके से क्या हो, प्योर हो। ठीक है, फिर कहता है एन इवन एनालिटिकली प्योर कंपाउंड्स कंटेन माइन्यूट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब क्या कहता है कि जो ये तो वर्चुअली मतलब कहना इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन जो कहता है कि एनालिटिकली मतलब अगर आप उसको मेजरमेंट भी करते हो या चाहे वो एनालिसिस करके भी कितना भी कर लो, फिर भी उसमें क्या होगा? इम्प्योरिटी होगा ही होगा। ठीक है, फिर कहता है कि इम्प्योरिटीज आर फॉरेन अनवांटेड प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विच आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहता है कि इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो आपके फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बाहर से आए हुए पार्टिकल्स होते हैं। देखो इसको समझने से पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं ये वाला। ठीक ठीक, मैं आपको क्लियर हो जाएगा कि इम्प्योरिटीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पे, वो बताओ। मान लो कि हमने कोई भी क्या लिया, कंपाउंड लिया। ठीक है, मान लो ये मेरा कंपाउंड है या कोई सब्सटेंस है या कोई केमिकल ही है। केमिकल की बात की ना कि कोई केमिकल इम्प्योर मतलब कि पूरे तरीके से प्योर नहीं होता है, केमिकल की बात किया उसने। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये केमिकल ही है। ठीक, तो इम्प्योरिटी क्या होगा? देखो प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब इसमें जब आपके इस केमिकल में क्या होगा, कोई पार्टिकल एंटर करेगा, है ना, मतलब इन कर जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो पार्टिकल क्या हो, फॉरेन पार्टिकल्स या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स वो होते हैं जैसे बाहर से क्या कहते हैं, एस वगैरह, मतलब कि जो ये पत्ता लीफ सब उड़ उड़ के आ जाता है ना कहीं से बाहर से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन का मतलब ही क्या होता है? बाहर, है ना। जैसे बोलते हैं ना कोई बाहर मतलब फॉरेन घूमने जा रहा है, मतलब विदेश घूमने जा रहा है, बाहर घूमने जा रहा है ना। तो ऐसे ही ये जो आपका इम्प्योरिटी है वो भी क्या होगा? फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, तो मतलब जो बाहर से उड़ के आपके किसमें आ जाएंगे? केमिकल में आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अनवांटेड पार्टिकल। देखो जब कोई चीज तुम चाहते हो तो उसको वांटेड कहते हैं, और जिसको हम नहीं चाहते उसको हम अनवांटेड कहते हैं, है ना। तो ये जो पार्टिकल होगा वो अनवांटेड होगा, जिसका ना आपको कोई यूज है ना आपको कोई जरूरत है। ठीक है, फिर भी ये कहाँ आ जाएगा? आपके सब्सटेंस या आपके केमिकल में।
तो जो ये केमिकल या कंपाउंड था वो क्या होगा, प्योर हो जाएगा, है ना। अगर मान लो किसी नॉर्मल कंपाउंड में इम्प्योरिटी आ रहा है तो उसके वजह से हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो यही बात यहाँ वो कह रहा है कि तो आपका अनवांटेड मैटर जब प्रेजेंट होता है किसी कंपाउंड में और जिसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है ओरिजिनल से। अब देखो, जो ओरिजिनल कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला और जो इम्प्योरिटी होगा जिसमें उसका फॉर्मूला दोनों अलग होगा ना, है ना। यही कह रहा है कि जो आपका इम्प्योरिटीज आर फॉरेन अनवांटेड मैटर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड विच आर डिफर फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उससे अलग होगा। ठीक, फिर कहता है आपका केमिकली अ कंपाउंड इज इम्प्योर इफ इट कंटेन्स अनडिजायरेबल फॉरेन मैटर। कहता है कि कोई भी केमिकल जो है वो इम्प्योर है अगर उसमें किसी भी तरह का फॉरेन मैटर है तो। ठीक, अब क्योंकि फॉरेन मैटर और अनवांटेड पार्टिकल्स ही क्या है, आपके इम्प्योरिटी हैं। अगर किसी चीज में वो प्रेजेंट रहते हैं तो इसका मतलब वो जो आपका कंपाउंड है वो इम्प्योर हो जाएगा, है ना। फिर कहता है कि 10 केमिकल प्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम एनी फॉरेन मैटर। तो इसीलिए अगर आपको प्योर कोई भी केमिकल प्योर चाहिए तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, फॉरेन मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर कहता है कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर और इम्प्योरिटी मेक्स अ कंपाउंड प्योर। अगर मतलब कि वही बात हुआ कि फॉरेन पार्टिकल हुआ तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, इम्प्योर, और नहीं हुआ तो प्योर। ठीक, फिर कहता है कि देयरफॉर इम्प्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस प्रेजेंट विद लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इम्प्योरिटी आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, यही कहता है कि जो इम्प्योरिटी है वो किसी भी सब्सटेंस में है वो लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है। ठीक है, जैसे कि 1%, 0.1%, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि 1% में रहता है तो उसके वजह से अब वो कुछ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना। फिर कहता है कि ऑल्सो डिफर फ्रॉम द कंपाउंड इन विच दे आर रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अगर मान लो कि ये मेरा कंपाउंड, ठीक है, इस तरीके का, ठीक, अब इसमें कोई इम्प्योरिटी आया तो वो जो इम्प्योरिटी होगा वो इसी तरीके का नहीं होगा, हो सकता है वो इम्प्योरिटी इस तरह का भी हो सकता है ना। क्या कहता है कि इम्प्योरिटीज ऑल्सो डिफर फ्रॉम द कंपाउंड इन विच दे आर प्रेजेंट। ये मेरा कंपाउंड है और ये इम्प्योरिटी है तो दोनों अलग अलग है। यही कहता है कि जिस कंपाउंड में वो प्रेजेंट रहेगा उससे भी वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक, फिर कहता है कि जनरली द लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड रिलेटिवली बाय कंपेयरिंग टेस्ट मटेरियल विद द स्टैंडर्ड वन। देखो आप क्या करते हो ना, लिमिट टेस्ट करते हो, ठीक है। लिमिट टेस्ट में क्या होता है, एक होता है आपका स्टैंडर्ड, दूसरा होता है आपका टेस्ट, ये आपका होता है फिक्स और ये आपका होता है सैंपल। जैसे आपने पढ़ा था ना एक क्या कहते हैं, फिक्स वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू पढ़ा था ना। तो ये मान लो कि ये आपका फिक्स वैल्यू है और ये आपका मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। अब लिमिट टेस्ट हम करते क्यों है, इम्प्योरिटी को ही फाइंड आउट करने के लिए, है ना, कि कौन सा इम्प्योरिटी में प्रेजेंट है। ठीक, यही कहता है कि अगर आपको क्या कहते हैं इम्प्योरिटी का लेवल पता करना है तो आपको क्या करना है, टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेना है। जब कंपेयर करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट जो आना चाहिए वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आना चाहिए, है ना। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट नहीं आया तो इसका मतलब वो चीज प्योर है ना। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम ये लो आम और आम का फिगर ड्रॉ करो, है ना, अब तुमने वहां पे पपीता का फिगर ड्रॉ कर दिया, है ना, तो क्या वो आम हो जाएगा, नहीं होगा ना, होगा। तो वैसे ही क्या कहता है कि जो आपका ये होता है मतलब स्टैंडर्ड को ही फॉलो करता है। अगर आम का फिगर बनाना है तो आम का ही बनेगा
वहाँ पे कोई और चीज बनेगा, इसका मतलब वो गलत है। तो वैसे ही अगर स्टैंडर्ड से टेस्ट कंपेयर होगा तो स्टैंडर्ड से ही टेस्ट कंपेयर होगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है स्टैंडर्ड को कंप्लीट, मतलब कि स्टैंडर्ड के लेवल को मैच, तो इसका मतलब आपके टेस्ट में क्या है, इम्प्योरिटी है, और आपका टेस्ट फेल हो जाता है ना। आप फेल हो जाएगा टेस्ट तो आप फिर से दोबारा करो टेस्ट, जब तक पास नहीं हो जाता तब तक आप रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। क्या फिर कहता है आपका कि इम्प्योरिटी अकर आइदर नेचुरली इन अ कंपाउंड और में एडेड पर्पजली। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई भी जानबूझ के चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाए? अब तुम खाना बना के अच्छे से आओगे, खाना बनाने जा रहे हो, मस्त खाना बना के आए हो, अब पता चला वो खाने में एक क्या कहते हैं कीड़ा मिल गया, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ऐसे ही यहाँ पे है कि इम्प्योरिटी क्या होता है, कभी कभी अगर तुमने उस खाने, उस चावल को सही से देखा होता, उस दाल को सही से देखा तो तुम्हें कीड़ा दिखता ना, दिखता कि नहीं दिखता? ये तो होगा तुम्हारे मिस्टेक के वजह से, जो तुमने किया है, मतलब ह्यूमन मिस्टेक के वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर मान लो केमिकल, किसी केमिकल जो हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, नहीं है क्वालिटी अच्छी, जहाँ से हम ले रहे हैं उसका सोर्स अच्छा नहीं है, ये तो मेरा मतलब कि कॉल है कि मैं खरीदूं ना खरीदूं, से बनाऊं या ना बनाऊं, है ना। तो ये बात हो गया जिसके वजह से इम्प्योरिटी आते हैं, है ना। और दूसरा क्या हो गया, अब मान लो तुमने खाना बना के अच्छे से रखा और बाहर से इतनी जोर की हवा चली कि पूरा तुम्हें पता ही नहीं कि कब हवा चलने वाला है, अचानक से पूरा धूल आके तुम्हारे खाने में गिर गया, तो तुम्हें नहीं पता, है ना, वो तो अचानक से आ गया। ठीक, तो ऐसे इम्प्योरिटी को हम एक्सीडेंटल कहते हैं, है ना। तो कि मतलब एक्सीडेंट मतलब किसी वजह से उसमें आ गई हो। ठीक, यही कहता है कि जो इम्प्योरिटीज होता है वो कैसे ऐड किया जाता है, पर्पजली, मतलब जानबूझ के। अभी जो मैंने आपको बताया कि आपकी गलती के वजह से, जब आप क्या करते जानते हो कि जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी आप उस रॉ मटेरियल को ले रहे हो। देखो, चावल 2 रुपये भी, मतलब 10 रुपये भी मिल जाएगा, 20 रुपये भी मिल जाएगा, 25 रुपये भी मिल जाएगा, 50 रुपये भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन लोग क्यों नहीं क्यों खरीदते हैं, मतलब क्यों खरीदेंगे 10 रुपये वाला चावल? क्यों, वो सस्ता है तो खरीद लिया। अरे भाई उसमें और भी कुछ होंगे, वो भी तो चीज देखो तुम, है ना। तो सेम यहाँ पे भी अगर हम किसी के लिए दवाई बनाएंगे इस चीज के को यूज करके, और उस चीज का हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें इम्प्योरिटीज आएंगे। लो क्वालिटी का सामान खरीदोगे तो उसमें इम्प्योरिटी रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसीलिए कहता है, तो ये आप पर्पजली ऐड करते हो इम्प्योरिटी को। ठीक, क्या कहता है, एक्सीडेंटली, इनवाइटेबली और इंसिडेंटली। वही हो गया कि जब आप बना रहे होते, पता नहीं कब कहाँ से आ जाता है, हमें पता नहीं चलता, है ना। जैसे कोई चीज हमने रखा, कब वहां से धूल आ गया, कब उधर से हवा चली और कोई चीजें उड़ जाए, है ना। तो ये सब क्या हुआ, एक्सीडेंटली हुआ। तो इम्प्योरिटीज जो होता है वो सब तरीके का होता है, इंसान की गलती से भी आ सकता है और ऐसे एक्सीडेंटली भी आ सकता है। ठीक है, ये वाला फिगर आपने समझ लिया था कि क्या होता है, कि कोई कंपाउंड होता है उसमें फॉरेन पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल जब एंटर करता है तो आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। अब इम्प्योरिटी जो है वो सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म, चारों फॉर्म में हो सकता है ना। कहता है आपका, हाँ, अब वह कहता है टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब कौन कौन से इम्प्योरिटी के टाइप्स होते हैं आपके। ठीक है, तो एक होता है टाइप आपका डिस्ट्रक्टिव और एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या समझते हो? डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, किसी चीज को बर्बाद कर देना, है ना। ऐसा इम्प्योरिटी जो क्या होता है, आपके पूरे कंपाउंड, पूरे सब्सटेंस, पूरे फॉर्मुलेशन, पूरे प्रिपरेशन को बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दे, तो वो कौन सा होगा, आपका डिस्ट्रक्टिव होगा। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, खुद से जो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट। तो ये कंस्ट्रक्टिव, खुद आप इम्प्योरिटी को बनाओगे, खुद आप उस इम्प्योरिटी को लाओगे, क्योंकि उस इम्प्योरिटी के वजह से आपका खुद का बेनिफिट हो रहा है, इसलिए क्या, जस्ट बिकॉज इस इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है, क्योंकि ये इम्प्योरिटी जो क्या होता है, हार्मफुल होते हैं, क्या, या आपके कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना।
और इस इम्प्योरिटी को बनाते हैं क्योंकि ये आपके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं। अब तुम देख रहे हो, एक को हम हटा रहे हैं, एक को हम खुद बना रहे हैं, तो जिसको हटा रहे हैं मतलब वो खराब है, जिसको बना रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है ना। तो सबसे पहले वाले में क्या कहता है, इम्प्योर डिस्ट्रक्टिव में आते हैं, जैसे कि लाइक लीफ पीसेस। लीफ पीसेस क्या हो गया आपके, जैसे पत्ते के छोटे छोटे पत्ते उड़ते रहते हैं ना, हो गया इन ब्लैंक व्हाइट पेपर। कहाँ पे, ब्लैंक व्हाइट पेपर। अब मान लो तुम सफेद पेपर रखे रहो, उसमें तो तुरंत पता चल जाएगा ना कुछ भी होगा तो, है। कहता है एस एन डेब्रिस मेटल, मतलब कि जो ये राख होता है ना, या जो मेटल पे जंग जमा हो जाता है ना, जंग को डेब्रिस ही ना कहोगे, जैसे दांतों पे परत जम जाती है वैसे ही मेटल पे हो जाता है ना। कहता है हिंडर द मटेरियल्स फंक्शन दस आर सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव। अब इन सब इम्प्योरिटी के वजह से, जैसे लीफ पीसेस के वजह से, एस के वजह से, डेब्रिस के वजह से, आपके मटेरियल का फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो वो प्रॉपरली काम कर नहीं। फिर आपका कहता है सच इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम मटेरियल बाय एम्प्लॉइंग। अब डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना डेटर्मिनेंट एरर और इनडेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट एरर को हम क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। डेटर्मिनेंट को नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक्सीडेंटल एरर था, है ना। सेम यहाँ पे भी है, क्या है, कंस्ट्रक्ट ये डेटर्मिनेंट डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टिव को हमको रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वो खुद लाते हैं, है ना। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव करेंगे तो कौन से मेथड का यूज करेंगे, पहला मेथड है आपका केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड आया मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आपका केमिकल का यूज हो रहा है। ठीक है कि सम इम्प्योरिटीज फ्रॉम कंपाउंड कैन बी रिमूव्ड। इम्प्योरिटीज जो होते हैं उसको आप केमिकल का यूज करके रिमूव कर सकते हैं। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस, क्या कहते हैं, हाँ, ब्लास्ट फर्नेस while मैन्युफैक्चरिंग आयरन टू रिमूव सिलिकॉन फ्रॉम द आयरन कोर। अब सबसे पहले पढ़ो कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। देखो ब्लास्ट फर्नेस होता है लार्ज इंडस्ट्रियल ओवन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर। ठीक है, अब आयरन ओर क्या होता है, आयरन हो जाता है आपका नेचुरल रॉक और मिनरल। ठीक है, जब हमको मतलब कि मिनरल या नेचुरल रॉक से हमको कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, मतलब अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, ठीक, तो हम क्या करते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, किसके लिए, ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो, हाँ, वाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब ब्लास्ट फर्नेस में कब डालेंगे, जब हमको आयरन बनाना होगा। ठीक है, ऐसे समझो कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको कहाँ ऐड करेंगे हम, ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, आयरन बनाना है, आयरन बनाना ना है, बनाना है। और रिमूव क्या करना है हमको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और कहाँ से करना है, तो फ्रॉम द आयरन। और आयरन और आपके क्या होते हैं, डल हो गए या फिर रॉक हो गए, क्या, ठीक, होता है ना नेचुरल रॉक और मिनरल, क्या, आयरन और। ठीक है, अब समझो कि इसका मतलब क्या है, केमिकल कैसे, हमको अगर कैल्शियम कार्बोनेट और क्या करना है, ब्लास्ट फर्नेस को आपस में मिलाना है। ठीक, मिलाना है, क्यों मिलाना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आयरन चाहिए। ठीक है, आयरन में क्या इस मतलब कि अब जब इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो उसके वजह से क्या होगा, इम्प्योरिटी होगी। डाइऑक्साइड क्या है, इम्प्योरिटी है ना, तो उसके वजह से इम्प्योरिटी होगी। अब इम्प्योरिटी होगी तो अब इम्प्योरिटी ये हो कहाँ रही है, जो मिनरल या जो रॉक हमने लिया है उसमें हो रहा है, तो उससे हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक,
अब कहता है ये कि अनदर मेथड, ये तो चलो कि मतलब हो गया कि हमको जब कैल्शियम कार्बोनेट का हमने यूज कर लिया बस मफल ये ब्लास्ट फर्नेंस के साथ कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे आयरन से, कहाँ से, तो आयरन ओर से, ठीक है। अब कहता है दूसरा मेथड हम करेंगे यूज, कौन सा, जोन रिफाइनिंग का। जोन रिफाइनिंग क्या होता है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक होता है, मतलब किसी को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जोन रिफाइनिंग टेक्निक, ठीक है। तो कहता है कि अनदर मेथड जो यूज होता है विच इज इकोनॉमिकली एडवांटेजियस एंड यूज फॉर प्यूरिफाई सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको कहता है कि ये जो है आपका वो क्या है, इकोनॉमिकली है, मतलब इकोनॉमिकल होगा तो मतलब अब देखो माइनिंग मशीन है, मतलब बहुत बड़ा मशीन होगा, है ना, तो वो क्या होगा, क्या भी होगा, है ना। तो इसीलिए क्या करता है, हम नॉर्मल इस मेथड को हम क्या करते हैं। अब देखो इसको हाँ, कैसे प्यूरिफाई करेगा ये, तो मतलब कि फॉर प्यूरिफाइंग सेमीकंडक्टर, क्या कह रहा है कि अनदर मेथड जैसे कि जोन रिफाइनिंग, क्या हम क्या यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं। क्या क्यों करते हैं, विच इज इकोनॉमिकली एडवांटेजेस एंड यूज फॉर प्यूरिफाइंग सेमीकंडक्टर। इसको प्यूरिफाई करने के लिए, सेमीकंडक्टर्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जोन रिफाइनिंग टेक्निक, ठीक। अब क्यों रिफाइन करेंगे हम, क्यों प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि प्योर होगा इसीलिए प्यूरिफाई करेंगे, है ना। तो उसके बाद चलो दूसरा मेथड है आपका, एक तो केमिकल पढ़ा आपने, है ना, दूसरा क्या है आपका फिजिकल है। कहता है कि सम इम्प्योरिटी कैन बी बाय फिजिकल मेथड। आप फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया बाय यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि सॉलिड अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है, अलग क्या इवापोरेट हो जाता है और सॉलिड बच जाता है आपका। अब मान लो कि जब कोई डिस्टिलेशन, सिंपल सी बात है, जब आप किसी मतलब कि बर्तन में पानी और क्या कहते हैं किसी सॉलिड चीज को मतलब गर्म करो, ठीक है, क्या होगा वो पानी तो, अब जैसे कि चावल बनाने का प्रोसेस ले लो, है ना, चावल में क्या डालते हो, चावल और पानी दोनों डालते हो, है ना, लेकिन पानी कहाँ चला जाता है, इवापोरेट हो जाता है, बचता क्या आपके पास, चावल। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड मटेरियल है वो इवापोरेट हो जाएगा और सॉलिड जो है वो बच जाएगा। तो उसको हम डिस्टिलेशन मेथड से कर सकते हैं, पता कि वाटर एंड सॉल्ट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। जैसे कि वाटर और सॉल्ट को हम मिक्स करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट आपके पास बच जाएगा, ठीक। फिर कहता है कि बाय यूटिलाइजिंग फिजिकल मींस लिक्विड गैसेस मेटल और इट इज कैन ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। अब आप सॉल्ट के जगह कोई लिक्विड ले सकते हो, कोई गैस भी ले सकते हो, मेटल और भी ले सकते हो, जिसको आप इम्प्योरिटी से फ्री कर सकते हैं, है ना। ये तो था पहला मेथड जिसमें क्या था, केमिकल और फिजिकल, ठीक। अब आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिव का टाइप, ठीक है। देखिए सम इम्प्योरिटीज फॉर कंपाउंड दस आर सेड टू बी कंस्ट्रक्ट। अब जो आपके लिए यूजफुल है उसको आप क्या कहोगे, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योर, कंस्ट्रक्टिव लिया। जैसे कि एग्जाम्पल में लिया क्या, मेटल्स एंड इम्प्योरिटीज आर कंबाइंड फॉर्म एलॉय। अगर आपको एलॉय बनाना है तो आपको किसको कंबाइन करना पड़ेगा, मेटल को इम्प्योरिटी के साथ। जैसे एग्जाम्पल लिया है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स वेयर एटलीस्ट वन इज अ मेटल। मतलब कि किसको मिक्स करेंगे हम, 2 और मोर एलिमेंट, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट को हम मिक्स करेंगे, वेयर एटलीस्ट वन इज अ मेटल, जहां पे क्या होगा, एक कम से कम आपका क्या होना चाहिए, मेटल। किसको बनाने के लिए, एलॉय को बनाने के। अब कहता है कि दिस कॉम्बिनेशन हैज प्रॉपर्टीज विच आर मोर डिजायरेबल देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। मतलब इंडिविजुअल सब्सटेंसेस जो होते हैं जिसको आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो, किसको बनाने के लिए, कोई भी मिक्सचर या कोई भी मेन कंपोनेंट को बनाने के लिए करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, अ मिक्सचर या कंपाउंड। का कहना है कि तो आप सबसे पहले क्या लेते हो, मेटल को इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन करते हो, जिससे आपका क्या बनता है, एलॉय बनता है। ठीक, एलॉय बनता है। एलॉय बनने के बाद क्या होता है कि दिस कॉम्बिनेशन हैज प्रॉपर्टी विच आर मोर डिजायरेबल देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। तो आपके पास इसके पास प्रॉपर्टी है, वो इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा अच्छी होगी, है ना, डिजायरेबल होगी, जैसी आपको चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल क्या होता है, जैसी आपको चाहिए, जो आपकी ख्वाहिश है वैसी। ठीक है, फिर कहता है आपका अनदर एग्जांपल जैसे लिया, एक तो चलो इसने एलॉय बनाया इम्प्योरिटी को मिक्स करके, दूसरा कहता है कि इम्प्योरिटीज एडिंग लेस देन 2% कार्बन और आयरन मेक स्टील। अब वो एलॉय बनाया, यहाँ क्या बना रहा है, स्टील बना रहा है ना। स्टील को बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये 2% कार्बन को प्योर आयरन में डाला। प्योर आयरन तो प्योर है, लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन प्योर है। फिर मिलाया ना इम्प्योरिटी को प्योर में मिलाया, ताकि इसको क्या चाहिए था। फिर कहता है आपका अनदर मेथड इज ड्रॉपिंग सिलिकॉन वेयर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, जैसे कि 0.001 से 0.001% ऑफ फॉस्फेरस और बोरोन इज मिक्स विद प्योर सिलिकॉन। अब फॉस्फोरस और बोरोन तो आपका इम्प्योरिटी हो गया, है ना, और ये क्या हो गया आपका, सिलिकॉन क्या है, प्योर फॉर्म में है। अब इम्प्योरिटी को प्योर में मिक्स किया ना, किया क्या बनाने के लिए, बताओ। दिस इज डन व्हेन मेकिंग सोलर सेल्स एंड हेल्प्स देयर जनरेट एनर्जी। हम इसका यूज कब करते हैं, जब हमको क्या करना होता है, सोलर सेल्स बनाना होता है, ताकि हम जब किसके लिए, सोलर सेल्स क्यों बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया, समझ में आ गया कि इम्प्योरिटी क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस में आपका फॉरेन पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, तो उसको वो सब्सटेंस आपका क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। इम्प्योरिटी आपके दो टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जिसको आप खुद बनाते हो, डिस्ट्रक्टिव जो एक्सीडेंटली होता है ना, और डिस्ट्रक्टिव को आप रिमूव भी कर सकते हो। तो मेथड का यूज करके, पहला मेथड केमिकल, दूसरा फिजिकल। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि इम्प्योरिटी क्या है और इम्प्योरिटी का टाइप क्या है। अब पढ़ेंगे कि फार्मेसी में कौन कौन से इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत।